यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर अपना जो चल रहा है, इसका डे नंबर हम लोग आज 7वां देखेंगे। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर है। और यहाँ पर जो डे नंबर 6 है वो मैं आपको यहाँ से करा चुका हूँ, और यहाँ से 7 नंबर जो डे रहेगा वो आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर 75 डेज़ का जो प्रोग्राम है, और यहाँ पर यूकेटी पावर्ड बाई। और यहाँ पर कुछ अगर कॉन्टैक्ट करना है, आपको कुछ पूछना है, तो आपको यहाँ से पर्सनल ईमेल आईडी वहाँ से जो टेलीग्राम आईडी वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या आज क्या दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर पहले पॉलिटी का है। पॉलिटी का भी खत्म होगा कुछ टाइम में, करीब 5 से 7 दिन में। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इकोनॉमी। ठीक है, फिर यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे करके यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं सब हम लोग एक एक सब्जेक्ट का पूरा चीज़ें को कवर करेंगे। राइट, और यहाँ से अभी देखो जिस पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी के साथ अभी जो खत्म होगा उसके साथ ही मैं एक सब्जेक्ट और ऐड करने वाला हूँ उसमें। जैसे स्टार्ट करूँगा इकोनॉमी, इकोनॉमिक साइड में हम लोग कल्चर हो गया जैसे। ठीक है, कुछ साइंस टेक्नोलॉजी कुछ टॉपिक ऐड करेंगे। तो ऐसे करके 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा उठाएंगे। ठीक है, आते हैं यहाँ से और देखते हैं आगे। पिलर 2 में क्या है, जैसे पिलर यहाँ मेरे 5 से 6 पिलर बनाया, क्या क्या हर पिलर में दे रखा है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक प्लस एप्लीकेशन पे क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर पिलर 3 में क्या दे रखा है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना। जैसे कि मैं आपको एमसीक्यूज की वजह से, क्योंकि अभी मैं जैसे सुबह बजे से करा रहा हूँ क्लास, ये इसमें भी आपके करीब 7-8 एमसीक्यूज होंगे, जैसे करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट हैं। राइट, और जो शाम को कराता हूँ 6 बजे, उसमें भी आपके एमसीक्यूज का जो टॉपिक देता हूँ उसी टॉपिक पर एमसीक्यूज आपके रहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ से कवर करना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डेली रूल आपको क्या 30 से 40 क्वेश्चन सेम सब्जेक्ट के होना चाहिए। जैसे कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन उस टॉपिक के कम से कम 30 से 40 एमसीक्यूज करना है। जो मैं आपको कराता हूँ 30-35 या 28-25 जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, वो मैं आपको शाम को कराता हूँ 6 बजे इसी टॉपिक पर, जो मैं आपको टॉपिक आज पढ़ने को दूंगा। ठीक है, देखो नोट लिखा है यहाँ पर, गेस नहीं लॉजिक प्लस एलिमिनेशन। गेस नहीं करना है कि ऑप्शन हमारा ये होगा, ये है ना। आपको एलिमिनेशन लगा सकते हटा सकते हो, या उसको लॉजिक करके देख सकते हो। इन दोनों में सॉल्व करना चीज़ों को, ना कि गेस करना है क्वेश्चन कैसा होगा। ठीक है, तीसरी बात क्या लिखा है, प्रश्न गलत होने पर अपने आप से पूछे क्या गलत हुआ है। जैसे कि आप प्रश्न गलत हो तो आप देख सकते हो क्या गलती हुई, मैंने क्या गलती की, या टॉपिक नहीं पढ़ा, या कहाँ पे, तो वो चीज़ अपने आप में डिसाइड कर सकते हो। तो इस टाइप की यहाँ पर सब पूरी बातें लिखी हुई हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। आते स्टार्ट करते हैं, डे नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ से यहाँ पे अपना स्टूडेंट जो है नेम, और जो यहाँ पर प्रिंटेबल फॉर्म में आप निकाल के प्रिंट इसमें अपना पेंसिल से डेली वाइज इसमें यूज कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें मैंने कब कितने खबर पढ़ी, कितने बार यहाँ पर चीज़ों को देखा। ठीक है, कितना बार करंट पढ़ा, कितना माइनर सब्जेक्ट थे, सब यहाँ से बना के पेंडिंग अपना चीज़ें लिख सकते हो। राइट, आते हैं टारगेट में। यहाँ से डे है 7वां 75 डेज में, और डेट आपके 17 फरवरी आज। ठीक है, तो यहाँ से देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो है, यहाँ से हम लोग ये करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर टोटल 3 चैप्टर को कवर करेंगे। आज आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि धीमे धीमे मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करना है आज आपको। डीपीएससी में जितने यहाँ पर टॉपिक हैं, जैसे कि दे रखा है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तत्व की विशेषताएं क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व, इनकी विशेषताएं बतानी है आपको। इनके वर्गीकरण करोगे आप, इनके यहाँ पर क्लासिफिकेशन कैसे कैसे यहाँ पर कितने कितने भागों में इनको बांटा गया, क्या क्या यहाँ पर आप जो कौन कौन से आर्टिकल में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, नए निर्देशक तत्व यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, और नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं इसके पीछे क्या संतुति होती है। ठीक है, और इनके तत्वों की आलोचना क्या होगी, यहाँ पर आलोचना की गई है, किन किन यहाँ पर आर्टिकल में इनको आलोचना करके बताया गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन को लेकर के, या हमारे संविधान में क्या उपयोगिता बताई गई है ना, वो भी आप यहाँ से कवर करोगे। मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के टकराव कुछ हो सकते हैं, तो उस टकराव में कहाँ जा सकते हैं, और टकराव यहाँ पर क्यों होंगे, हमें क्या क्या चीज़ें करने इसके लिए उपाय करना चाहिए, तो वो सब। और सिद्धांतों का जो नीति निर्देशक तत्व है उसके क्रियान्वयन कैसे हुआ है। राइट, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से करना है। कहाँ से करोगे, एम लक्ष्मीकांत बुक है, वहाँ से आप इसको करोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आपके पास जो भी मटेरियल है उस मटेरियल से अगर ये सब टॉपिक आपको मिलते हैं, तो ये सब टॉपिक को आपको कवर करना है। ठीक है, एक एक टॉपिक को डीप में जाके अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्यों मैं बोला ऐसे करने को, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं लाइन बाय लाइन जो आप पढ़ोगे, इससे मैं आपको क्वेश्चन बना दूंगा। शाम को 6 बजे क्वेश्चन होंगे, आप इतना पढ़ोगे तो आपको इस पढ़ने के बाद आप खुद लगे कि हमारे इतनी चीज़ें पढ़ा है। अब क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से होगा। मैं तो आंसर भी उसके बताता हूँ, शाम को क्वेश्चन कराता हूँ, शाम को उसके आंसर भी बताता हूँ, पूरा एक एक चीज़ करके समझाता भी हूँ। बाकी आपको क्वेश्चन करने से पहले देखना है कि मैंने क्या सही होगा, इसमें क्या गलत होगा ना। आप अपने क्वेश्चन भी इसमें कैलकुलेट या देख सकते हो, एवेलुएट कर सकते हो अपने आप को कि कहाँ पर कितना हमने मार्क्स सही किए। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा टॉपिक यहाँ पर है मूल कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है, इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें क्या थी, क्या क्या सिफारिशें यहाँ पर इसकी थी, वो देखना आपको पढ़ना है। वो लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मूल कर्तव्य की सूची क्या होती है ना, मूल कर्तव्य यहाँ पर क्या सूची है उसके बारे में आप पूरा पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, और इसकी आलोचना कैसे करेंगे, इसके यहाँ पर क्या महत्व होता है, और इसी के यहाँ पर कुछ वर्मा समिति इसकी कुछ टिप्पणी की गई थी मूल कर्तव्य में, वो क्या है,
ये सब भी आपको एक एक चीज़ें एक एक पॉइंट फॉर्म में आपको अच्छे से कवर करना है, ध्यान रखना है, डीप में पढ़ना है, पॉइंट फॉर्म में पढ़ना है और एक एक चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं शाम को अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर जैसे मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, तो कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मैं तो आंसर बता देता हूँ सबके, लेकिन आपको मन में देखते रहना है क्वेश्चन कि हाँ इसका ये होगा, इसका सही होगा। बाकी मैं तो कराते हूँ, आपको भी अपनी साइड से ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इतनी चीज़ें हो गई। एक टॉपिक यहाँ पर और है, अभी 2 टॉपिक और होंगे। एक तो बोला है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राइट, संशोधन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। आगे दे रखा है संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्या की गई थी। तो 3 टॉपिक यहाँ पर इसमें है, इंपॉर्टेंट हैं भी, इनके बारे में भी आप रीड करोगे एक एक चीज़, ठीक है। आज आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को मिल रहा है, राइट, चीज़ें दी जा रही हैं, तो एक एक चीज़ आपको मन से ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कुछ दिन बाद हम लोग पॉलिटी को खत्म करने के बाद जल्दी स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक को, ठीक है। आगे आते हैं, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की मूल संरचना क्या होती है इसके बारे में जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि मूल संरचना का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, ठीक है, और इसकी माल संरचना के तत्व क्या थे। वो बस 2 यहाँ से पॉइंट, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दोनों छोटे छोटे इनको पढ़ना है आपको। तो जितने मैंने टॉपिक आपको दिए सब आपको जाकर डीप में एक एक चीज़ 1 लाइनर के हिसाब से, मतलब 1 लाइन की मतलब अंदर जो लिखा होता है एक चीज़ आपको डीप में कवर करनी है ना, कि यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन मैं करूँ तो यहाँ से कवर हो जाए। और एक बात, आपको एमसीक्यूज़ के भरोसे नहीं रहना कि चलो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, एमसीक्यूज़ तो शाम को कर ही लूँगा, नहीं, वो टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। शायद वो एमसीक्यूज़ की जगह उसी, अगर मान लो जो मैंने एमसीक्यूज़ बनाया उस एमसीक्यूज़ की जगह घुमा दिया उसने एमसीक्यूज़, तो आपको गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो इस वजह से कह रहा हूँ आप टॉपिक डीप में पढ़ो, ठीक है। अभी जो मैं जितना टारगेट का टाइम बना रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग मैंने सेट कर रखा है कि अब 3 महीने में क्या क्या चीज़ों को, मतलब 10 मई तक मुझे क्या क्या चीज़ें खत्म करनी है, मेरा पूरा शेड्यूल बना रखा है। मैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। कभी यहाँ पर कम दे देता हूँ, कभी ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं स्टार्टिंग में कम दे रहा था क्योंकि बहुत लोग जुड़े नहीं थे, राइट, और स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि फिर एकदम से बोझ लगने लगता है ना। तो लिमिटेड चीज़ें थोड़ा सा बढ़ाओ, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा एक सब्जेक्ट और ऐड करो। अभी करंट अफेयर मैंने जैसे 4-5 टॉपिक दे रहा हूँ तो उसमें 15 टॉपिक अभी मैं दूंगा टोटल मिला के, ठीक है। आगे आते हैं, उसके बाद हम लोग आ गए यूकेटी का। अब मैंने कल जो टेस्ट दिया था विजन के, आप लोग 2 टेस्ट कर चुके होंगे, पहला और दूसरा, ठीक है। जितने भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ मैं यूट्यूब पे भी करा चुका हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे आपको मिलेगा, नहीं मिलता तो आप कॉन्टैक्ट करो मेरे से, मैं बताऊँगा, या कमेंट्स नीचे करो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो जितने भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ ये सोच के दे रहा हूँ कि आपके पास टेस्ट हैं, अगर नहीं है तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हैं, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यूकेटी का टेस्ट नंबर 11 जो अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक यूकेटी, इसका टेस्ट नंबर 11 वो भी पॉलिटी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसका टेस्ट नंबर 1 से 50 तक आपको करना है, टाइम 1.5 घंटे, बल्कि 2 घंटे दिए जाते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, हमने यहाँ पर 1.5 घंटे देना है आपको 50 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझ के चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर ये टेस्ट दे रखा है, टेस्ट नंबर 11, टेस्ट नंबर 11 पूरा ये सब है। मैंने यहाँ पर इसका पिक भी यहाँ पर सेट कर दिया तो आप देख सकते हो सिलेबस इसमें क्या दे रखा है ना, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इस तरह सिलेबस भी आपको कवर हो जाएगा इन 50 क्वेश्चन के हिसाब से। जब 100 क्वेश्चन पूरे करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपके यहाँ से भी कवर हो जाएंगी, राइट। तो आपका ये टेस्ट 50 क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। ये टेस्ट मैंने करा रखा है यूट्यूब पे, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। और पॉलिटी PT 365 टॉपिक नंबर आज आपको 7वां पढ़ना है, ठीक है। PT 365 आपका 7वां टॉपिक पढ़ना है, 5-6 आप पढ़ चुके होगे, 7वां टॉपिक आपको 2.5 घंटे लेने पढ़ने के लिए, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे ले सकते हो, मतलब 2.5 घंटे 2 घंटे सफिशियंट है। एक एक लाइन चीज करके, 1 लाइनर करके, पॉइंट को फॉर्म में करके वो पढ़ना है, प्लस साथ में इनके MCQs में भी कराने वाला हूँ जितने भी टॉपिक है PT 65 के। अभी मैंने 3 ही तक MCQs कराए हैं और आगे के MCQs आज कराऊंगा, तो वो भी सब MCQs आप बाद में सॉल्व कर लोगे। अभी आप मत करो क्योंकि मैंने नहीं कराए अभी, तो अभी जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ सिर्फ उतनी चीज़ें आप करते जाओ, ठीक है। तो आपका क्या एक एक सब्जेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो लिखते जा रहे हो, मैंने जो टारगेट देता जा रहा हूँ, तो आप एक कॉपी बनाओ, है ना, तो उसमें लिखो 75 पूरा डेज का टारगेट, जैसे आप 7वां दिन है उसमें क्या क्या टारगेट मिला, ये सब चीज़ आप लिखते रहो। प्रिंट आपको रोज नहीं निकालना है, सोचो आप मैं रोज 5-6 पेज का प्रिंट निकालूँ, नहीं, ये सब चीज़ आपको लिखते रहना कि हाँ आज क्या मिला था, इस टॉपिक को लेकर इस टॉपिक हमारे कवर हो गए थे, तो ऐसा करके आप बनाते रहो, है ना। आप जब देखोगे कि पॉलिटी खत्म होगी तो आपको देखोगे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आपको तैयार हो गए होंगे, है ना। आगे देखते हैं, और यहाँ पर 7वां नंबर टॉपिक का पूरा दे रखा है, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रखा था उसका, मतलब क्लिक करके। तो देखो यहाँ पर ये टॉपिक आपके हैं, ये सब आपको टॉपिक आज कवर करने PT 365 के है, ठीक है। आगे यहाँ पर CSET है। आज CSET में क्या करना है, हम लोग 2025 का जो क्वेश्चन था पेपर, उसमें से 20 करके क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन आपको 1 से 20 तक क्वेश्चन
2024 का PYQ से सॉल्व करना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, क्या पूरा 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करो, आधे टॉपिक सॉल्व नहीं, सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन पहले 1 से लेकर 20 तक आते हैं वो भले ही कहें क्यों ना मैथ के हों या सॉरी जो कंप्रिहेंशन होता है उसके हों, जिसके भी हों, 1 से 20 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जो भी टॉपिक वहाँ पर आ रहे हैं वो टॉपिक आपको ध्यान में रखते जाना है। वो टॉपिक जो भी आते जा रहे हैं उन टॉपिक को आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर करना है। जैसे मान लो मैथ का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिया और वही क्वेश्चन अगर बाद में आप गलत करो तो गलत बात है, क्योंकि आपको वो मेथड आपको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, वो गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये बस PYQ इसलिए लगाते हैं हम लोग कि वो गलती हमसे नहीं हुआ करने पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसा करना है PYQ, राइट। CSET का अगर पेपर आपके पास नहीं होगा तो बोलोगे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप मैसेज बस करना या फिर आप कमेंट करना, जो प्रॉब्लम आपको कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आप अगर कमेंट करके बताओगे तो ही मैं दे पाऊंगा, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं पता ना आपके पास है, फिर भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। कोशिश करूंगा वैसे कि दे दूँ, नहीं हो तो भी दे दूँ। आगे यहाँ पर है टारगेट, जो ये 5वां नंबर इसमें 5वें नंबर में दे रहा पॉइंट में कि MCQ 7, अच्छा जो डे 7 आज हम कराएंगे इसको आपको सॉल्व करना है यूट्यूब से, प्लस रिवीजन भी करना है। मैं इसका PDF भी दे देता हूँ, है ना। PDF कल वाला मैंने दिया, शायद दे दिया होगा। जो PDF है, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी, वहाँ से भी कर सकते हो प्रैक्टिस अपनी, और इसको अच्छे से समझते जाना, करते जाना है, ठीक है, प्रैक्टिस अपनी, राइट। जिस दिन का टारगेट उस दिन कोशिश करो उसी दिन खत्म करने की, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग आ गए करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में यहाँ पर है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स फ्यूल सेल, ये हमारा PIB में न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसको लेकर के हम लोग देखते हैं, ये पूरा दे रखा है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स फ्यूल क्या होता है, इसके बारे में सब बातें बता रखी हैं, आपको इसको रीड करना है, मैं टेलीग्राम पे आपको दूंगा, ठीक है। साथ में MCQs देखते हैं अभी इसके, ये पूरा चीज़ है, इसको रीड करोगे, राइट। और यहाँ पर इसके बाद दे रहा है बायो एनर्जी, दूसरा टॉपिक है बायो एनर्जी को लेकर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर जो इसकी वृद्धि देखी गई थी कुछ टाइम में, अभी अप्रैल की न्यूज़ थी, अप्रैल 2025 की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके लिए, ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 2 टॉपिक आपके ये हो गए, ये पूरा दे रखा है, देखो PIB में ये, ठीक। अगला तीसरा टॉपिक है भारत में बायो इकोनॉमी का उदय कैसे हुआ था, ये तीसरा टॉपिक आपको दे रखा है। तीसरा टॉपिक भी आपका यहाँ से इसमें पूरा कवर कर रखा है। देखो एक एक टॉपिक मैंने दिखा रखा है, इंग्लिश से भी पॉइंट दिखा रखे हैं, हिंदी से भी मैंने पॉइंट यहाँ पर इसकी दे रखे, क्या क्या इंपॉर्टेंट इससे हो सकता है, पॉइंट निकाल करके यहाँ से इस जितने से यहाँ पर पॉइंट बन सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल करके यहाँ से आपको दिखाया है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा धीमे धीमे बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के कल कॉल मैसेज थे कि सर काफ़ी तेज़, मतलब जल्दी जल्दी, मुझे भी लगता था कि मैं काफ़ी जल्दी से करा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा टाइम अप लूँगा, ठीक है, हल्का सा स्लो करूँगा, आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से करो, ठीक है। आगे आते हैं, तो ये सब टॉपिक आपको कवर करना है। टॉपिक 4 है मेक इन इंडिया से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिला हुआ है, ठीक है। क्या बढ़ावा मिला, यह भी आपका PIB में था, ये भी आप देख सकते हो, राइट। और यहाँ से 2 से 3 बातें इसकी इंपॉर्टेंट थी, राइट। अब हम लोग देखो, ये आप टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक पढ़ने के बाद आप टॉपिक में आपको MCQs करा देता हूँ, यहाँ से मैं करा भी देता हूँ। अब एक बार आप इस सब को पढ़ने के बाद भी खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं एक बार करा भी दे रहा हूँ और एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस करना, मैं PDF दे दूँगा, तो निकाल करके आप इसका या फिर अपना फ़ोन या टैबलेट जो भी हो उससे करके आप खुद से प्रैक्टिस इनकी करोगे। जैसे क्वेश्चन है, सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कई यहाँ पर स्कीमें शुरू की हैं, इसको लेकर के देखो। यहाँ पर MCQ से पहले टॉपिक का प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन PEM फ्यूल सेल के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहली बात बोला है कि पारंपरिक बैटरी के विपरीत ये फ्यूल सेल ऊर्जा को स्टोर करने के बजाय उसमें रसायन की निरंतरता आपूर्ति से बिजली पैदा करते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी और फ्यूल सेल में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि बैटरी के भीतर ऊर्जा स्टोर होती है और खत्म होने पर उसी चार्ज करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर PEM फ्यूल में सेल तब तक बिजली पैदा करता है जब तक वो इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलती रहेगी। पहला करेक्ट है। दूसरा, ये उपकरण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रेडॉक्स रिएक्शन का उपयोग करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रेडॉक्स जो रिएक्शन होती है ये विक्रिया प्रदायित होती है और एनोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर ऑक्सीजन का अपचयन होता है, ठीक है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को जो प्रवाह होता है वो मिलता रहता है और यहाँ पर प्रवाह होता रहता है उसका और बिजली पैदा होती रहती है, तो ये बात करेक्ट है। तीसरा, उप उत्पाद बाई जो प्रोडक्ट है उसके रूप में केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका एकमात्र उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट जो है वो पानी मतलब H2O होता है, ठीक है, और ऊष्मा इसकी कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ से तीनों बातें करेक्ट है। इसको आंसर क्या होगा इसका, डी यहाँ से, या डी क्या होगा, डी होगा शायद, नहीं C आंसर होगा, C यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो देखो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया,
है ना, आपको समझा भी दिया। और एक बार आप इसका जब मैं पीडीएफ दूंगा तो इसको अपने आप से भी टॉपिक पढ़ के तब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है, पूरी कोशिश करना है सॉल्व करने की। बाकी मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, ठीक है, गलत होता है तो आप यहाँ पर यूट्यूब को फॉलो करोगे। आगे दूरसंचार एक बार अगर आप कर लोगे, दूसरी बार भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा माइंड में सेट हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सब न्यूज़ पेपर में आ सकती है। दूरसंचार क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूल सेल के उपयोग को लागू के बारे में विचार करना है। ये फ्यूल सेल डीजल जनरेटर की तुलना में कम तापमान पर काम करते हैं, पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है TRAI के निर्देश के अनुसार सभी ग्रामीण कंप्यूटर दूरसंचार टावर को 2026 तक पूरी तरह से हाइब्रिड ऊर्जा पर स्थानांतरित होना अनिवार्य होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर TRAI द्वारा और यहाँ पर हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर 2026 तक सभी ग्रामीण टावर को पूरी तरह से हाइब्रिड स्थानांतरित करना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा होने से विशिष्ट यहाँ पर राष्ट्रव्यापी कठोर जो आदर्श डेटा होगा और वर्तमान डेटा के अनुसार काम करेगा, और ये स्वैच्छिक और चरणबद्ध होगा, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बोला अनिवार्य होगा, स्वैच्छिक होगा ये, है ना, यहाँ पर अनिवार्य या फिर जो बाध्यकारी नहीं होगा। इनका स्टार्टअप समय बहुत कम होता है, जो इन्हें विश्वसनीय बैकअप स्रोत बनाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या होता है, तुरंत बिजली देना शुरू कर देते हैं, और जिससे यहाँ पर दूरसंचार और संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं उसमें डेटा लॉस नहीं होगा, तो करेक्ट होगा। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर है आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लग एंड प्ले हाइड्रोजन फ्यूल सेल तक के बारे में विचार करना है। इसी विशेष रूप से केवल बड़े औद्योगिक पावर ग्रिड के डिजाइन किया गया था या किया गया है। पहली बात गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लग एंड प्ले जो है इसका मतलब यही है कि उसे आसानी से कहीं भी जोड़ा जा सकता है। ये केवल बड़ी ग्रिड तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अगर छोटे पैमाने पर भी उपयोग कर सकते हैं इसका। सेकेंड बात है, इसका उपयोग पोर्टेबल पावर समाधान जैसे लैपटॉप और मानव रहित हवाई वाहन है उसमें किया जा सकता है। सेकेंड बात एकदम करेक्ट है, और इनका वजन भी काफ़ी कम होता है। तीसरी बात है, ये तकनीकी रिमोट क्षेत्रों में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में सहायक होती है। तीसरी बात करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों में और जंगलों में जैसे दूर दराज इलाके जो हैं उसमें बिजली की लाइन में ले जाना मुश्किल होता है, वहाँ ये सेल प्लग इन प्ले मोड निर्बाध कनेक्टिविटी जैसे मोबाइल टावर चलाना ये सुनिश्चित करते हैं। तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, पहला तो गलत है, 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एथेनॉल, अच्छा चौथा नहीं है, टॉपिक 2 पर क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल में 4 टॉपिक दिए, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो टॉपिक 2 पे आते हैं। टॉपिक 2 का पहला क्वेश्चन है, इथेनॉल सम्मिश्रण के संबंध में विचार करना है। भारत ने वर्ष 2024 तक पेट्रोल में 15% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने जून 2022 में ही पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। वर्तमान में भारत 20% E20 सम्मिश्रण के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसे 2025-26 तक पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, और 2024 तक 15% लक्ष्य पार करने की दिशा में अग्रसर है। लेकिन सफलतापूर्वक पूर्ण होने का आधिकारिक डेटा अभी यहाँ पर 25-26 तक जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ खास इसमें डेटा नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है। बोला 2024 तक 15% गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2024 में ये 25 में ये 15% पूरा कर लिया है, ठीक है। और ये 26 में मतलब 25-26 की ओर बढ़ रहा है, कितना E20 की ओर, मतलब E20 इथेनॉल 20 को 25-26 की ओर बढ़ रहा है, और ये काफ़ी डेटा पूरा भी किया इसने। सेकेंड बात है, इथेनॉल सम्मिश्रण का प्राथमिक उद्देश्य केवल कच्चे तेल की आयात बिल को कम करना होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि कच्चे तेल के आयात बिल को कम करना एक बड़ा उद्देश्य है, लेकिन ये केवल एकमात्र उद्देश्य नहीं है। इसके अन्य प्रमुख उद्देश्य जैसे कि पर्यावरण अनुकूलन करना, ठीक है, उसके पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, और अधिशेष जो अनाज का उपयोग है उसको शामिल करना। सेकेंड गलत हो जाएगा। तीसरा, गन्ने के अलावा मक्का और क्षतिग्रस्त अनाज जो होते हैं, डैमेज फूड ग्रेन होते हैं, इसे भी इथेनॉल में उत्पादन के लिए प्रयोग करना, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी, फील्ड स्टॉक के रूप में प्रयोग करना। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ओनली तीसरा करेक्ट है, तो आंसर एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, मतलब एक बात यहाँ से करेक्ट है, कौन सी, तीसरे नंबर की। क्वेश्चन 2 आते हैं, टॉपिक 2 का क्वेश्चन 2 है, बायो एनर्जी और उसके पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला है इथेनॉल के बढ़ते उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आती है, पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आती है, जो पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। सेकेंड बात है, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल रिफाइनरी जो होती है मुख्य रूप से खाद्य फसलों के बजाय कृषि अवशेषों पर जैसे पराली बांस इसका उपयोग करती हैं। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर
जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन जो होता है उसमें इथेनॉल खाद्य फसलों जैसे कि चीनी मक्का उससे बनता है, जबकि यहाँ पर सेकंड जनरेशन में आपका इथेनॉल गैस जो खाद्य सामग्री है जैसे धान की पराली मक्का ये सबसे यहाँ पर बनाया जाता है, और ये खाद्य सुरक्षा और कचरा प्रबंधन की भी मदद करेगा। दोनों बातें सही हैं। तीसरा, बायो एनर्जी का उपयोग केवल परिवहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है, बिजली उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ आप परिवहन में पूरा बिजली में नहीं, तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर बिजली उत्पादन जैसे उसमें भी कर सकते हो, बायोमास पावर, राइट, और खाना पकाने को लेकर के भी ठीक है बायोगैस के रूप में भी कर सकते हो, और औद्योगिक प्रक्रिया में भी इसका व्यापक रूप से उपयोग कर सकते हो। तो 1-2 करेक्ट है, 2 बातें। क्वेश्चन 3 है, भारत में बायो इकोनॉमी को लेकर के विचार करना है। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम ने विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज की बचत में प्रत्यक्ष योगदान दिया है। पहली बात क्या होगी? तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पेट्रोल में क्या इथेनॉल मिला रहे हैं, इससे हमें बाहर उतना ही कम कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है, जिससे अरबों डॉलर की यहाँ पर विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। पहली बात करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, इस कार्यक्रम ने कृषि उद्योग संपर्क को मजबूत किया है और ग्रामीण आय बढ़ाने में मदद की है। सेकेंड बात भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। फसल, क्योंकि यहाँ पर किसानों को फसल को लेकर के यहाँ पर इसमें जो पुरानी फसल होगी वो इससे बिकेगी, उनको पैसा मिलेगा उससे, है ना, तो क्या होगा, उससे भी इसको लाभ होगा, ठीक है। तीसरी बात है, भारत का लक्ष्य 2025 तक पेट्रोल 25% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करना था, यह प्राप्त करना है, तो क्योंकि 25 हो चुका है तो प्राप्त करना था बोलेंगे, है ना। तो तीसरी बात से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत का आधिकारिक वर्ष लक्ष्य जो है 25-26 तक पेट्रोल को 20% इथेनॉल 20 तक सम्मिश्रण प्राप्त करना, ना कि 25%, है 20% ना कि 25%, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसकी जगह 20% होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है। तो 1-2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। टॉपिक 3 जो हम लोगों ने ऊपर देखा था उसका क्वेश्चन है बायो E3 बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री, मतलब B3 है ना, BE3 जो है नीति, उसके बारे में क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को नवाचार और स्थिरता को संचालित करना और एक वैश्विक बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। पहली बात क्या होगी? तीसरी का पहला जो यहाँ से टॉप बात है ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, ये नीति भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरी बात है, नेशनल बायो फार्मा मिशन जिसे विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है, इस परिस्थिति तंत्र का एक हिस्सा होगा। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर क्वेश्चन तीसरे का यहाँ से सभी 3 करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन टॉपिक 3 का दूसरा क्वेश्चन, भारत में बायो इकोनॉमिक क्षेत्र के विकास के संबंध में विचार करना है। पिछले 4 वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की जीडीपी जो है वो 4% से अधिक का योगदान दिया है। पहली बात। क्वेश्चन 2 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान भारत की बायो इकोनॉमी का भारत की जीडीपी में योगदान लगभग 2.5 से 2.8% है के आसपास है। हालांकि ये तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी इसे 4% का स्तर पार नहीं किया है, तो बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, 2014 से 24 के बीच भारत की बायो इकोनॉमी 15 गुना अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात है, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक बायो इकोनॉमी के लिए $300 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1 गलत है, 2 और 3 इसका सही है, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, तीसरा नंबर, इसी टॉपिक का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसे बोला इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के बारे में विचार करना है। पहली बात है, भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2014 के 1.53 से बढ़कर 2024 में 15 या 15% हो गया है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट तीसरे का करेक्ट है। दूसरा, सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये 2-3 बार स्टेटमेंट आ गया ये वाला ना, तो ये बात क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं इसका E20, और याद भी हो गई बात को कर गई वाली, ठीक है, E20 2025 तक, तो करेक्ट है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टॉपिक 4 से MCQ जाते हैं। पहला, भारत के खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संबंध विचार करना है। भारत दुनिया में फलों, सब्जियों, बाजरा और अनाज के साथ यहाँ पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। पहली बात। चौथे का पहला स्टेटमेंट जैसे क्या हुआ? ये करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। दूसरा, कृषि क्षेत्र को भारतीय खाद्य प्रसंस्करण जो होते होगा उसकी रीढ़ माना जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के लिए मंत्रालय बजट 50% से अधिक की वृद्धि
हुई थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है। अभी तीनों बातें यहाँ से क्या एकदम करेक्ट है। आंसर 1 to 3 सभी यहाँ से सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से सी का, भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई यहाँ पर कुछ रणनीतिक संबंध थे, उसके बारे में विचार करना है। पहला, मेक इन इंडिया पहल के तहत इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है, कृषि क्षेत्र या कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों में मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। सेकंड बात, ये भी करेक्ट है क्योंकि मेगा फूड पार्क का उद्देश्य यहाँ पर क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आधुनिक बुनियादी ढांचा को तैयार करना, ठीक है, करेक्ट है। तीसरा, निवेशकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित इन्वेस्टर पोर्टल लॉन्च किया गया है। तीसरी बात, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। और जैसे कि यहाँ पर इन्वेस्टर पोर्टल, जैसे कि निवेश बंधु इन्वेस्टर पोर्टल हो गया, और इवेंट इंडिया के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। तीनों बातें सही है। दूसरे का आंसर सभी तीन। क्वेश्चन 3 है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्लग एंड प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका भी मैंने ऊपर बताया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि उद्यमी जो होते हैं इनकी बुनियादी ढांचे को तैयार करना, सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्लग एंड प्ले मॉडल ये एक आधुनिक औद्योगिक अवधारणा होती है। इसके तहत सरकार या निजी एजेंसियां पहले से ही तैयार कारखाने जो होते हैं, रेडी टू यूज फैक्ट्री सीट, बिजली, पानी, सड़क, सीवेज सिस्टम, ये सुविधाएं विकसित करती है। इसका लाभ होगा कि एक नए उद्यमी अपनी खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करना चाहता है तो उसे जमीन खरीदने या निर्माण कराने की समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। ये सीधे मशीनें लाकर तुरंत उत्पादन कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के, तो वहाँ पे बढ़ावा मिलेगा इसको, राइट। तो ये बातें याद रखनी है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस टाइप से हम लोगों ने 4 टॉपिक देखे, है ना, 4 टॉपिक देखे, सबके यहाँ पर 3-3 क्वेश्चन देखे, मतलब 12 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर करंट अफेयर्स के कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 12 करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करने, साथ ही जो टॉपिक मैंने दिए वो टॉपिक आपको एक बार जाके पढ़ना है, फिर से जाके इन क्वेश्चन को अपने मन से भी सॉल्व करना है कि यहाँ पर क्या होगा इसका, ठीक है। तो माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें, वो जितने क्वेश्चन मैं करता जाऊँगा वो चीज़ आपको यहाँ पर सेट होती जाएंगी, एक एक चीज़ें, ठीक है। इतनी चीज़ आपको कवर करना है। बाकी कोई डाउट रहेगा प्लीज कमेंट में पूछ सकते हो। और डेली टारगेट आपको फॉलो करना है रोज, राइट। तो कुछ लोग के मैसेज कॉल थे, मैं फिर से बोला हूँ कि थोड़ा सा मैंने स्लो किया है और बोल रहे थे कुछ टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो देखो कंप्लीट आपको करना है क्योंकि मैं काफ़ी कम चीज़ें दे रहा हूँ इतने कम टाइम में। बाकी मैं और चीज़ें लेके आऊँगा, अभी 2-2 चीज़ें, एक चीज़ें और ऐड करूँगा साथ में। अभी आपको इतना ही करना है, इतना ही फॉलो करना है जितना मैं दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी शाम को मिलते हैं और अपने जो क्वेश्चन के साथ यहाँ पर कवर करेंगे हम लोग, जो MCQs रहेंगे उसके साथ, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।